दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का महत्वपूर्ण टॉपिक रूसो की हाब्स तथा लॉक के विचारों से तुलना। आपने संविदावादी विचारकों हाब्स, लॉक तथा रूसो के संबंध में पढ़ लिया है। आज की वीडियो विशेष रूप से इन तीनों ही महत्वपूर्ण विचारकों के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है, यानी कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ हाब्स, लॉक एंड रूसो। दोस्तों आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, हाब्स, लॉक और रूसो समझौतावादी विचारक हैं, जहां हाब्स तथा लॉक के विचार एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न और विपरीत हैं। वहीं रूसो के विचार कहीं न कहीं इन दोनों के विचारों पर आधारित होते हुए भी पूरी तरह से भिन्न और बिल्कुल नए प्रकार के हैं। अर्थात रूसो ने हाब्स तथा लॉक के विचारों के कुछ अंशों को ग्रहण करते हुए एक नए प्रकार का विचार दिया है, और इस दृष्टि से रूसो एक संपूर्ण समाजवादी, संपूर्ण संविदावादी विचारक के रूप में हमारे सामने आता है। साथ ही इसमें आप एक प्रश्न का और उत्तर पा सकेंगे कि रूसो का संप्रभुताधारी या रूसो की सामान्य इच्छा हाब्स का लेवायथन है, जिसका सिर काट दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो, रूसो की हाब्स तथा लॉक से तुलना, अर्थात कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ हाब्स, लॉक एंड रूसो। दोस्तों हाब्स, लॉक और रूसो तीनों ही समझौतावादी विचारक हैं। आप सभी जानते हैं, अगर हाब्स का नाम आता है तो राजनीति विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं वो तीनों नाम एक साथ लेते हैं, हाब्स, लॉक और रूसो। तो हाब्स, लॉक और रूसो तीनों ही समझौतावादी विचारक हैं, और इनके तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट है कि हाब्स और लॉक का समझौता सिद्धांत एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। रूसो ने अपने समझौता सिद्धांत में हाब्स और लॉक के विचारों में समन्वय करने का प्रयास किया है। इसलिए रूसो के विचार कभी हाब्स से मिलते हैं तो कभी लॉक के विचारों से। सबसे पहला अंतर क्या है, हम जो कि हमारा टॉपिक है रूसो की हाब्स तथा लॉक से तुलना, तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे प्राकृतिक अवस्था के संबंध में। तो रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो इसकी बुक का नाम है दोस्तों, सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक संविदा, उसमें उसने इस बात का विस्तृत विवरण नहीं दिया है कि प्राकृतिक अवस्था कैसी थी और किन उद्देश्यों से मनुष्य राज्य की स्थापना के लिए प्रेरित हुए। यानी सबसे पहला अंतर है जो हाब्स, लॉक और रूसो में। तो रूसो के जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक समझौता सिद्धांत में इस बात का कोई विस्तृत विवरण नहीं मिलता है कि प्राकृतिक अवस्था कैसी थी और किन उद्देश्यों से मनुष्य राज्य की स्थापना के लिए प्रेरित हुए। लेकिन इसके विपरीत हाब्स और लॉक ने इस संबंध में अपने ग्रंथों में, अपने विचारों में अत्यंत ही विस्तार से वर्णन किया है कि प्राकृतिक अवस्था, यानी जो प्राकृतिक अवस्था भले ही एक काल्पनिक अवस्था रही हो, लेकिन प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, वहाँ पे जनजीवन कैसा था, लोगों का व्यवहार कैसा था, इस बारे में हाब्स और लॉक ने विस्तृत वर्णन और विवेचना की है। लेकिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो प्राकृतिक अवस्था के संबंध में कोई विशेष वर्णन नहीं करता है। हाब्स और लॉक के विचारों और दर्शन में प्राकृतिक अधिकारों और प्राकृतिक कानून का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। आप सभी जानते हैं दोस्तों, हाब्स का वर्णन या हाब्स के बारे में जब हम पढ़ रहे थे और लॉक के बारे में जब हमने पढ़ा था, तो वहाँ पर दोनों ही विचारक जो हैं हाब्स और लॉक, इनके विचारों में प्राकृतिक अधिकार यानी नेचुरल राइट्स और नेचुरल लॉ का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जबकि रूसो के विचारों में इसका पूर्ण अभाव है। इससे स्पष्ट ये भी होता है कि रूसो के चिंतन में इन दोनों धारणाओं का स्थान द्वितीयक है, यानी सेकेंडरी या गौण है। तो दूसरा अंतर ये है कि हाब्स और लॉक के विचारों में प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून का महत्वपूर्ण और विशद वर्णन है, जबकि रूसो में ये द्वितीयक है। अब आइए देखते हैं जो तीसरा प्रमुख अंतर है वो देखते हैं, संविदा की शर्तें
इस आधार पर हम हाब्स, लॉक और रूसो के विचारों में अंतर करेंगे। संविदा या जिस संविदा के आधार पर राज्य का निर्माण या उसकी उत्पत्ति हुई है उसकी शर्तों के बारे में आइए जानते हैं। तो संविदा की जो शर्तें हैं उसमें रूसो हाब्स के समान लेकिन लॉक के विपरीत व्यक्ति द्वारा अपने शक्तियों के समर्पण की कल्पना करता है। हाब्स क्या कहता है? तो हाब्स कहता है व्यक्ति अपनी शक्तियों का समर्पण एक व्यक्ति विशेष या समूह के प्रति करता है जो संविदा का कोई पक्ष नहीं होता है बल्कि उससे बाहर होता है। तो प्राकृतिक अवस्था से निकलने के लिए व्यक्तियों ने एक समझौता किया और उस समझौता या संविदा की शर्तें क्या थीं उसके आधार पर भी हाब्स, लॉक और रूसो के विचारों में अंतर है। तो रूसो हाब्स और लॉक से किन किन मामलों में भिन्न है संविदा की शर्तों के आधार पर उसके बारे में जानते हैं। तो रूसो यहाँ पे संविदा की शर्तों में हाब्स के समान है लेकिन लॉक के विपरीत है। वो कहता है कि व्यक्तियों द्वारा जो समर्पण की कल्पना की गई है वो हाब्स में ये है कि व्यक्ति अपनी संपूर्ण शक्तियों का समर्पण एक व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह के प्रति कर देता है जो संविदा का कोई पक्ष नहीं होता है बल्कि उससे बाहर होता है। लेकिन रूसो क्या कहता है दोस्तों? तो रूसो के अनुसार व्यक्ति अपनी शक्तियां किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह को नहीं बल्कि संपूर्ण समाज को समर्पित करता है। और ये बात आपने जो इसका रूसो का सामान्य इच्छा या जनरल विल का सिद्धांत है उसमें आपने विस्तार से पढ़ा है कि रूसो के अनुसार जो संविदा होती है उसमें व्यक्ति अपनी शक्तियां किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह को नहीं सौंपते बल्कि वो संपूर्ण समाज को अपनी शक्तियों को समर्पित करता है और वह जो कुछ देता है वह उसे संप्रभुता संपन्न समाज का सदस्य होने के नाते उसे पुनः प्राप्त हो जाता है। अर्थात जहाँ पर हाब्स के समझौते में व्यक्तियों द्वारा अपने संपूर्ण शक्तियों और अधिकारों का समर्पण एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को कर दिया गया था, एक ऐसे व्यक्ति को या एक ऐसे संप्रभुताधारी को जो उस समझौते का अंग नहीं होता है। लेकिन रूसो के समझौते की शर्तों में क्या होता है कि व्यक्ति अपनी शक्तियां किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह को नहीं लेकिन बल्कि एक संपूर्ण समाज को ही सौंप देता है और चूंकि व्यक्ति उस समाज का अंग होता है और इसलिए संप्रभुता संपन्न समाज का सदस्य या अंग होने के नाते उसे पुनः वो शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार से राज्य के अंतर्गत भी व्यक्ति उतना ही स्वतंत्र रहता है जितना पहले था, ऐसा रूसो का मानना है। उसकी स्वतंत्रता में कोई कमी नहीं आती है। लेकिन हाब्स के समझौते में क्या होता है? हाब्स के समझौते में शक्तियों का, अधिकारों का समर्पण एक बाहरी सत्ता के प्रति किया जाता है। इसलिए हाब्स रूसो के समान यह दावा नहीं कर सकता है कि समझौते के उपरांत भी व्यक्ति उतना ही स्वतंत्र है जितना पहले था। यानी समझौते के उपरांत व्यक्तियों की स्वतंत्रता का हनन भी हो सकता है और उन्हें स्वतंत्रता मिल भी सकती है। और रूसो की तरह हाब्स इस बात की गारंटी नहीं दे सकता है कि समझौते के बाद भी व्यक्ति उतने ही स्वतंत्र रहेंगे जितने कि पहले थे। लेकिन लॉक क्या कहता है? लॉक के समझौते में अधिकार और शक्तियों का जो समर्पण होता है वो संपूर्ण नहीं होता है बल्कि आंशिक होता है। कुछ अधिकार और शक्तियां व्यक्ति अपने पास रखते हैं और कुछ अधिकार और शक्तियों का समर्पण वो जो है वो प्राकृतिक अवस्था से निकलने के लिए उसको करते हैं। तो लॉक के समझौते में अधिकार और शक्तियों का समर्पण आंशिक होता है। केवल प्राकृतिक कानून की व्याख्या करने तथा उसे लागू करने का अधिकार व्यक्तियों द्वारा समर्पित किया जाता है और अन्य सभी प्राकृतिक अधिकार जिनमें वह 3 अधिकारों की विशेष रूप से बात करता है, जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का जो अधिकार है व्यक्ति अपने पास रखते हैं। केवल कानूनों की व्याख्या और उनका उल्लंघन करने वाले को दंड देने का जो अधिकार है वो समाज को समर्पित किया जाता है और अन्य सभी प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति अपने पास रखते हैं। तो हमने समझौते की शर्तों के आधार पर भी देख लिया कि हाब्स, लॉक और रूसो में अंतर कहाँ है। तो समझौते की शर्तों और प्रक्रियाओं और राज्य की उत्पत्ति के विवेचन से स्पष्ट है कि आधारभूत अंतर
होने के बावजूद हाब्स और रूसो के अनुसार राज्य निरंकुश अर्थात नश्वर देव बन जाता है। लेकिन लाक के अनुसार लाक क्या कहता है कि राज्य जो है उसका अधिकार सीमित होता है और वह जनता के हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए लाक एक स्थान पर कहता है कि राज्य एक ट्रस्ट की तरह कार्य करता है। लेकिन हाब्स और रूसो के विचारों में राज्य निरंकुश अर्थात एक लेवायथन का रूप धारण कर लेता है। अब जानते हैं हाब्स के संप्रभु को कौन सी शक्तियां, यानी हाब्स, लाक और रूसो के जो संप्रभु हैं उनको कौन कौन सी शक्तियां और अधिकार प्राप्त हैं। तो हाब्स कहता है दोस्तों कि संप्रभु विधायी और कार्यकारी दोनों शक्तियों पर अधिकार रखता है। यानी हाब्स के समझौते में जो संप्रभु होता है, लेवायथन होता है, उसके पास विधायी यानी कानूनों के निर्माण और उनको लागू करने दोनों का अधिकार होता है। इसलिए वह निरंकुश होता है और प्रजा जो होती है वो दास की तरह होती है। लेकिन रूसो क्या मानता है? रूसो का जो संप्रभु होता है उसके पास केवल विधायी शक्तियों के प्रयोग का अधिकार होता है, जबकि कार्यपालिका शक्तियां जो होती हैं वो सरकार को सौंप दी जाती हैं। रूसो के विचारों में संप्रभुता संपन्न राज्य और सरकार में भिन्नता है, यानी राज्य अलग चीज है और सरकार अलग, जबकि हाब्स में दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। राज्य और सरकार में हाब्स ने कोई अंतर नहीं माना है। इसके साथ ही रूसो जो है वो संप्रभुता संपन्न जनता को अपनी विधायी शक्तियां जनता के प्रतिनिधियों की किसी सभा को सौंपने का पक्षधर नहीं है। अब लाक के विचारों से यहाँ तुलना करते हैं तो हाब्स में राज्य और सरकार में कोई अंतर नहीं है, जबकि रूसो में राज्य और सरकार में अंतर है। यहाँ पे लाक में क्या होता है? लाक का मानना है कि विधायी शक्तियों का प्रयोग सामान्यतः जनता के प्रतिनिधियों द्वारा, यानी निर्वाचित प्रतिनिधियों, प्रतिनिध्यात्मक शासन की व्यवस्था या उसका समर्थन लाक करता है। लेकिन रूसो क्या कहता है कि संप्रभुता संपन्न जनता को अपनी विधायी शक्तियां जनता के किसी प्रतिनिधियों की सभा को सौंपने का वो निषेध करता है, यानी उससे मना करता है रूसो कि जो शक्तियां और अधिकार हैं वो जनता के किसी सभा में हस्तांतरित नहीं की जा सकती हैं। तो इस प्रकार से एक जगह देखें तो रूसो जहां पे प्रत्यक्ष जनतंत्र का समर्थन करता है और संसदात्मक संस्थाओं का बहिष्कार करता है, वहीं लाक संसदीय संस्थाओं या प्रतिनिध्यात्मक शासन का समर्थक है। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि रूसो जो है वो संपूर्ण शक्तियां जनता को, यानी अंत में वो जनता को संप्रभु मान लेता है, लेकिन लाक जो है वो संसदात्मक शासन या प्रतिनिध्यात्मक शासन की बात करता है, जब वो कहता है कि विधायी शक्तियों का प्रयोग सामान्यतः जनता के प्रतिनिधियों द्वारा होना चाहिए। तीनों विचारकों के अंतर को दोस्तों एक वाक्य में इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है कि हाब्स के अनुसार संविदा से उत्पन्न इच्छा वास्तविक है क्योंकि वह एक व्यक्ति की इच्छा है। हाब्स के अनुसार संविदा से उत्पन्न इच्छा वास्तविक है क्योंकि वह एक व्यक्ति की इच्छा है, लेकिन इस कारण यह सामान्य नहीं हो सकती है। यानी जो सामान्य इच्छा है वो व्यक्ति के सभी शुभ इच्छाओं का योग होता है, लेकिन हाब्स की जो इच्छा है वास्तविक तो है, लेकिन एक व्यक्ति की इच्छा होने के कारण वह सामान्य इच्छा नहीं है। लाक की इच्छा जो है उसे सामान्य तो कहा जा सकता है क्योंकि वह बहुमत की इच्छा है, लेकिन वह वास्तविक नहीं होती है क्योंकि वह एकात्मक नहीं होती। जबकि रूसो के जो संविदा के द्वारा उत्पन्न इच्छा है या सामान्य इच्छा है वह वास्तविक भी है और सामान्य भी है। वास्तविक इस रूप में कि वह जनता के समस्त अच्छी इच्छाओं का योग होती है, और सामान्य इसलिए है कि इसका जो उद्देश्य होता है वो संपूर्ण समाज के हित और कल्याण का होता है। तो इन तीनों विचारकों के अंतर को हम या आप इस तरह से समझ सकते हैं। अब ये अंत में एक और है दोस्तों कि रूसो का जो नश्वर देव है या रूसो का जो संप्रभुताधारी है, जिसे कि सामान्य इच्छा कह सकते हैं, वह एक संपूर्ण समाज है। रूसो का नश्वर देव एक संपूर्ण समाज है, जबकि हाब्स का केवल एक व्यक्ति है।
एक प्रकार से देखा जाए तो रूसो का संप्रभु हाब्स से भी अधिक निरंकुश माना जा सकता है और इसी कारण ये कहा गया है कि रूसो का संप्रभुताधारी हाब्स का लेवायथन है जिसका मस्तक काट दिया गया है। और इसी क्रम में वाहन एक विचारक हैं, उनका कथन है कि यदि हाब्स के मानवदेव या लेवायथन का सिर काट दिया जाए तो वह रूसो की सामान्य इच्छा या संप्रभुता होगी। तो यहाँ पे आपके एक प्रश्न का उत्तर और भी मिल गया कि रूसो का जो संप्रभुताधारी है या रूसो की सामान्य इच्छा है, हाब्स का लेवायथन है जिसका सिर काट दिया गया है। ऐसा इसलिए है कि हाब्स और रूसो के संप्रभुता संबंधी विचार बहुत कुछ सीमा तक एक जैसे मिलते हैं। सामान्य इच्छा के जो लक्षण रूसो ने बताए हैं वे लगभग वैसे ही हैं जिनका वर्णन हाब्स ने अपने संप्रभु में किया है। अंतर केवल ये है कि हाब्स का संप्रभु एक मानव देव है और रूसो संप्रभु का निवास सामान्य इच्छा में मानता है, यानी संपूर्ण समाज में। तो कुल मिलाकर जहाँ हाब्स का लेवायथन या संप्रभुताधारी एक व्यक्ति है या एक व्यक्ति के रूप में कल्पना किया गया है, वहीं रूसो का जो संप्रभुताधारी है वो एक व्यक्ति के रूप में न होकर समाज के रूप में है और इसीलिए ये कहा जाता है कि रूसो का संप्रभुताधारी हाब्स का लेवायथन है जिसका कि सर काट दिया गया है। तो दोस्तों अंत में आप निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि रूसो अपने सिद्धांत में कुछ बातें हाब्स से और कुछ लाक से ग्रहण करके एक नवीन सिद्धांत का निर्माण करता है। हाब्स और लाक के विचारों से आंशिक रूप से कुछ सिद्धांतों को ग्रहण करके रूसो एक नए सिद्धांत का निर्माण करता है। हाब्स से उसने संप्रभुता की निश्चितता और निरंकुशता का विचार लिया और लाक से यह विचार लिया कि संप्रभुता जनता में निहित होती है और अच्छे शासन का मापदंड ये है कि उसने प्रजा के हित के लिए क्या किया है। तो कुल मिलाकर सामान्य इच्छा और इन दोनों गुणों को ही रूसो ने सामान्य इच्छा में स्थान दिया है। एक विचारक हैं गिलक्राइस्ट। गिलक्राइस्ट के कथन से हम इस टॉपिक का समापन करेंगे। गिलक्राइस्ट कहते हैं कि जैसे हाब्स का सिद्धांत सत्ता की निरंकुशता और लाक का सिद्धांत संवैधानिक शासन का समर्थन करता है, ठीक उसी प्रकार रूसो का सिद्धांत लोकप्रिय संप्रभुता यानी जो हमारी लोकप्रिय संप्रभुता है उसका समर्थन करता है। लोकप्रिय संप्रभुता या पॉपुलर सॉवरेनिटी। जस्ट एज हाब्स थ्योरी सपोर्ट एब्सोल्यूटिज्म एंड लाक्स अपहोल्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, रूसोज थ्योरी सपोर्ट्स पॉपुलर सॉवरेनिटी। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। इसमें आपने देखा रूसो की हाब्स और लाक से तुलना, यानी रूसो के विचारों की हाब्स और लाक से तुलना, और इसी क्रम में आपने पढ़ा कि हाब्स और लाक रूसो का तुलनात्मक या अध्ययन यानी कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ हाब्स लाक एंड रूसो। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।